नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम संस्कृतिकरण की सहायक दशाओं के बारे में चर्चा करेंगे। संस्कृतिकरण की दशाओं से संबंधित, संस्कृतिकरण की सहायक दशाओं से संबंधित यह आज का वीडियो समाजशास्त्र विषय के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। समाजशास्त्र विषय के अतिरिक्त पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और शैक्षणिक महत्व के साथ प्रेरणात्मक प्रसंग के वीडियो आप मेरे चैनल पर देखते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। एम एन श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण के संबंध में अपने विचारों को स्पष्ट करते समय यह बात भी स्पष्ट की कि वह कौन सी दशाएं हैं जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में सहायक हैं। यह वे दशाएं हैं जिनके कारण संस्कृतिकरण की प्रक्रिया अतीत की तुलना में अधिक तीव्रता के साथ भारतीय सामाजिक संरचना और जाति व्यवस्था को प्रभावित कर रही है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया नवीन प्रक्रिया नहीं है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया अतीत से भारतीय समाज में चल रही है, परंतु एम एन श्रीनिवास ने इस प्रक्रिया को समझा, अध्ययन किया और इसे संस्कृतिकरण का नाम दिया। और उन्होंने इस बात को भी देखा कि वह कौन सी दशाएं हैं जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को तेज करती हैं, उसमें सहायक होती हैं। उसमें पहला स्थान उनके अनुसार है तीर्थ, मठ इत्यादि। तीर्थ स्थान, मठ, मंदिर ये सभी धार्मिक गतिविधियों के केंद्र हैं और सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रसार करने में इनकी अपनी व्यापक भूमिका है। जब कोई उच्च या प्रभु जाति किसी विशेष धार्मिक संप्रदाय, मठ, तीर्थस्थान को महत्व देती है तो निम्न जातियां भी उसकी ओर आकर्षित होने लगती हैं और इस प्रकार धीरे धीरे वह उन सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करने लगती है जिनका संबंध हिंदुओं की वृहद परंपराओं से होता है। तो तीर्थ स्थान, मठ, मंदिर धार्मिक विशेषताओं का प्रचार प्रसार करते हैं। निम्न जातियां उसका अनुसरण करने के लिए प्रेरित होती हैं और इस प्रकार से तीर्थ और मठ मंदिर संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में सहायक भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक व्यवस्था एक विशेष काल में जिस जाति अथवा वर्ग का राजनीतिक व्यवस्था पर प्रभुत्व रहा है, शासन पर अधिकार रहा है, वह दूसरी जातियों के लिए संस्कृतिकरण का एक आदर्श बन जाती है। अनेक राजा जो निम्न अथवा पिछड़ी जातियों के थे, उन्होंने अपने आप को चारण और भाटों के माध्यम से अपनी वंशावली का प्रसार करवाया। वंशावली उन चारण और भाटों के माध्यम से दोहराई जाती थी, उनका प्रचार प्रसार किया जाता था और इस सब के माध्यम से वह अपना संबंध क्षत्रियों से जुड़ते थे और उनको क्षत्रिय घोषित करने का प्रयास किया जाता था। जब ब्राह्मण और पुरोहितों का उनको समर्थन मिल जाता था, और यह समर्थन कब मिलता था? जब वह इस घोषणा के साथ ही उन जातियों से संबंधित जिसके होने का वे दावा कर रहे हैं, उनके कर्म कांडों का, पूजा पुराण का, जीवन पद्धति का, सांस्कृतिक विशेषताओं का अनुसरण करना प्रारंभ कर देते थे, पालन करना प्रारंभ कर देते थे, तो उनको उस जाति विशेष के अनुसार मान्यता प्राप्त होने लगती थी। तो राजनीतिक आधार पर जो प्रभुत्वशाली शासन व्यवस्था रही है, उस प्रभुत्वशाली शासन व्यवस्था के जो लोग रहे हैं, उन्होंने अपने आप को, यदि वे निम्न जाति के थे तो उच्च जाति का घोषित करने का प्रयास किया और धीरे धीरे इसमें उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई। यातायात और संचार के साधन, संस्कृतिकरण को प्रोत्साहित करने में यातायात और संचार के साधनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। यातायात के साधनों के फलस्वरूप जब निम्न जातियों के लोग जो हैं उच्च जातियों के संपर्क में आए, क्योंकि यातायात के साधनों के परिणाम स्वरूप उन्हें संपर्क में आने का अवसर मिला और उस संपर्क के परिणाम स्वरूप वह जो जातिगत भेदभाव और छुआछूत थी उसमें कमी आई। तो उसका परिणाम यह हुआ कि उनको अपने सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने का भी भाव उनमें जागा और उनको प्रेरणा मिली। तो संचार के साधनों के द्वारा भी निम्न और उच्च जातियों के बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान की प्रक्रिया बढ़ने लगी। विभिन्न जातियों के बीच स्थानीय और सामाजिक दूरी जितनी कम हुई, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को उतना ही अधिक प्रोत्साहन मिला। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जब पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव से परंपरागत धार्मिक मूल्यों में परिवर्तन होने लगे, तब यह स्थिति बनी
कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप वह लोग जो अपने आप को निम्न मानते थे, उनमें निम्न मानने की भावना में कमी आई। वह इस बात को मानने लगे कि उनकी स्थिति को वह बदल सकते हैं और धर्मनिरपेक्षता से संबंधित विचार और शिक्षा जो विशेष रूप से पश्चिमी प्रभाव के परिणाम स्वरूप, पश्चिमी शिक्षा के परिणाम स्वरूप आई, उसने भी इसमें अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसके परिणाम स्वरूप कर्मकांडों की पूर्ति अथवा जातिगत असमानताओं में कमी आई, उनके महत्व में कमी हुई, उनको महत्वपूर्ण स्थान समाज में जो प्राप्त था उसमें कमी आई। और इसका परिणाम यह हुआ कि जैसे जैसे पश्चिमी मूल्यों पर आधारित शिक्षा व्यवस्था का प्रसार होता गया, निम्न जातियां उन व्यवहारों को छोड़ने लगी जो उनके द्वारा परंपरागत रूप से किया जाता था और उन व्यवहारों को अपनाने लगी जो जातिगत व्यवस्था के आधार पर उनके लिए स्वीकार करना, अपनाना, उसके अनुसार व्यवहार करना वर्जित था। और इस प्रकार से आधुनिक शिक्षा व्यवस्था ने सामाजिक आधार पर संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। नवीन राजनीतिक व्यवस्था। भारतवर्ष में स्वतंत्रता के पश्चात लोकतंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष और समताकारी राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना हुई और इसने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को बहुत तीव्र कर दिया। इसके पूर्व निम्न और पिछड़ी जातियां किन्हीं भी धार्मिक क्रियाओं को करने अथवा एक विशेष ढंग से जीवन जीने के लिए स्वतंत्र नहीं थी, परंतु लोकतांत्रिक मूल्यों, धर्मनिरपेक्षता और समताकारी राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था को मान्यता प्राप्त हो जाने के परिणाम स्वरूप निम्न और पिछड़ी जातियां भी उन धार्मिक क्रियाओं को करने के लिए, विशेष ढंग से जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हुई जैसा वो करना चाहती थी। उन पर जो रोक लगी हुई थी उसे निषेध कर दिया गया, उसके लिए मना कर दिया गया, उसके लिए दंडात्मक व्यवस्था की गई। अपनी स्थिति में सुधार करने के लिए निम्न जातियों ने उन सभी व्यवहारों को, उन व्यवहार प्रतिमानों को, उन व्यवहार करने के ढंगों को स्वीकार करना, उनके अनुसार कार्य करना आरंभ कर दिया, जिनका संबंध कुछ समय पहले तक केवल उच्च जातियों से था। और इस प्रकार नवीन राजनीतिक व्यवस्था ने, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था ने, समताकारी समाज की, समतावादी समाज की स्थापना की व्यवस्था ने उनको उन विशेषताओं का अनुसरण करने के अवसर प्रदान किए जो उनके लिए आकर्षक थे, जिनके अनुसार वे जीवन व्यतीत करना चाहते थे। कानून व्यवस्था, समताकारी कानून, समानता से संबंधित कानून ने भी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को तीव्र किया। भारत में संविधान द्वारा धर्म, जाति, वंश, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव पर रोक लगा दी, उसे दंडात्मक बना दिया, उसे समाप्त कर दिया गया। कानून के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया। निम्न जातियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिला और नौकरियों में उनके लिए आरक्षण हुआ। उनको शिक्षा और नौकरी में विशेष प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई। इन सभी दशाओं ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया। श्रीनिवास के शब्दों में अनेक राज्यों द्वारा मद्य निषेध कानून लागू किए गए और हिंदुओं मंदिरों में जो बलि प्रथा थी उस पर नियंत्रण लगाया गया और इससे भी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया एक प्रमुख आधार बन गई, उसको गति मिल गई, क्योंकि इस प्रकार की व्यवस्था ने, समताकारी कानून ने लोगों को वह आचरण करने के लिए प्रेरित किया जो उन पर निषेध थे, जिन पर रोक लगी हुई थी। वह समानतावादी समाज में सभी प्रकार के उन व्यवहारों को अपनाने के लिए स्वतंत्र हो गए जो उनके लिए आकर्षण का केंद्र थे। शराब पीने पर जो लगाई गई रोक थी, बलि प्रथा पर जो नियंत्रण लगाया गया, उसने भी उनकी स्थिति को ऊंचा उठाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। औद्योगिकरण और नगरीकरण। उद्योगों में काम करने के लिए विशेष प्रकार से श्रमिक बल की आवश्यकता होती, बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती। और जब औद्योगिकरण हुआ तो औद्योगिकरण की प्रक्रिया में बड़े बड़े उद्योगों में सभी जातियों के लोगों को साथ साथ काम करने का अवसर मिला और इससे एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में निम्न जातियों को उच्च जातियों के साथ काम करने का अवसर मिला और उस अवसर के साथ वह उनकी जीवन शैली से और अधिक परिचित हुए और उनकी जीवन शैली को अपनाने के लिए भी वह प्रेरित हुए। तो इस अवसर ने निम्न जातियों को उच्च जातियों की जीवन शैली
व्यवहार का सीखने का, समझने का, देखने का विशेष अवसर प्रदान किया और वह अनुकरण भी करने लगे। निम्न जातियों द्वारा उच्च जातियों के व्यवहार, व्यवसाय ग्रहण करने की इस प्रक्रिया से उनमें संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में वृद्धि हुई। नगर के वातावरण में बाहर से आकर बसने वाले समूहों के लिए यह संभव हो पाया कि वह अपने आप को किसी भी जाति का घोषित करके अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठा ले, क्योंकि कोई जानता नहीं कि वह जिस जगह से आए हैं वहां उनकी सामाजिक स्थिति, जातिगत स्थिति क्या थी। वहां जिस नवीन जगह पर वे आए थे वहां उनको जानने वाला कोई नहीं था। तो वह उस दशा में, उस स्थिति में अपने आप को घोषित करने लगे, बताने लगे, जो उनके आकर्षण का केंद्र था, जैसा वो अपने आप को सामाजिक स्थिति में, जातिगत संरचना में ऊंचा उठाना चाहते थे। तो इस दशा ने निम्न जातियों को उच्च जातियों के समान अपनी जीवन शैली को बदलने का अवसर प्रदान किया। और वह इसलिए भी बदल पाए कि जब वह उद्योगों में काम करने के लिए आए तो उनको वेतन मिलने लगा, उनको पारिश्रमिक मिलने लगा, उनको धन मिलने लगा, जिससे वह उन सभी व्यवस्थाओं के अनुसार, उन सभी परंपराओं के अनुसार आचरण कर सकते थे जिसमें धन की आवश्यकता होती थी। अपने आप के लिए अच्छे वस्त्र चाहिए, धार्मिक कांड करने के लिए धन चाहिए, तो वह सब उनको मिलने लगा और इस सब से भी जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है उसमें वृद्धि हुई। समाज सुधार आंदोलनों ने भी भारतवर्ष में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को तीव्र किया। भारत में आर्य समाज, प्रार्थना समाज और गांधी जी के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप निम्न जातियों को अपनी स्थिति को सुधारने का अवसर प्राप्त हुआ। स्वयं निम्न जातियों में भी अनेक ऐसे सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए जो उनकी स्थिति को बदलने के लिए कारण बने। संशोधित रूप में उन धार्मिक विधि विधान और पवित्र आचरणों को महत्व दिया जाने लगा जिनका संबंध हिंदुओं की वृहत परंपराओं से था। और इस प्रकार समाज सुधार आंदोलन जो हुए, उन समाज सुधार आंदोलनों ने लोगों को मध्य जो भेदभाव था उसको दूर करने में एक भूमिका अदा की और लोगों को स्वतंत्रता इस बात की प्रदान की कि वे चाहे जैसा आचरण व्यवहार कर सकते हैं। और इससे भी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में तीव्रता आई। इस प्रकार इन सब बिंदुओं के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि भारत में अनेक प्रकार की वह दशाएं थीं जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को तीव्र करने में अपनी भूमिका अदा की। और निश्चित तौर पर स्वतंत्रता के बाद हमारे जो संविधान ने निम्न जातियों को अधिकार प्रदान किए, सभी को समान माना, धार्मिक आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर किए जाने वाले किसी भी प्रकार के भेदभाव को निषेध किया, रोक दिया। उस सब के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में तीव्रता आई। मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत धन्यवाद।